So hello my dear learners, my name is किरण व्यास, as you know very well, जो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर करे। ये जो सेशन था ये चल रहा था एसएससी सीजीएल का एंड दिस इज बेस्ड ऑन PYQs एंड इट विल वेरी हेल्पफुल फॉर यू। और आपको पता है कि क्लासेस कितनी आ चुकी हैं। वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 3 पार्ट्स ऑफ द सेशन। ठीक है, ईडियम्स का जो सेशन चल रहा था उसके 3 जो पार्ट हैं वो पूरे हो चुके हैं। आज है आपका पार्ट नंबर 4, मतलब क्लास जो है आपकी वो चौथी क्लास चल रही है। ठीक है, अगर वीडियो आपको मिल रही है तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसे शेयर करेंगे जिससे और बच्चों की भी हेल्प हो और आप इसे पूरी देखेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें है केवल PYQs, जिससे आपको पता लगेगा कि जो CGL है उसकी डिमांड क्या है, CGL के क्वेश्चंस को हम किस तरह से टैकल कर सकते हैं। ये पता लगेगा ना, जब आपको ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलेंगे तो आपको उसकी रूपरेखा बनेगी। ठीक है, उसका फ्रेम बनेगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विदाउट डिलेइंग अ सिंगल मिनट, देखो हमारे सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। मैं कलम का कलर चेंज कर लेती हूँ। देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है और रंगीन कलर, चलो। दो वेरी रिच, भैया बहुत पैसे वाला है, अलेक्जेंडर ऑलवेज सेव्स फॉर अ रेनी डेज। यहाँ तक कि वो, यद्यपि वो बहुत कैसा है, पैसे वाला है, लेकिन फिर भी वो सेव करके रखता है अपना रुपया। ठीक है, कौन से दिनों के लिए? रेनी डेज के लिए। रेनी डेज का मतलब बारिश वाले दिन नहीं है। रेनी डेज का मतलब है जब आपकी परिस्थितियां कैसी हो जाएं, विपरीत हो जाएं, जब आपके ऊपर कठिन समय आ जाए। ठीक है, रेनी डेज के लिए। क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, जब बरसातें, वैसे तो लोग काम करते थे, ट्रेडिंग करते थे, लेकिन जब बरसातें होती थी ना तो वो बरसातों से पहले ही अपने घरों में अनाज वगैरह रख लेते थे, जिससे कि उन्हें बरसातों में बाहर ना जाना पड़े। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो वहां से ये है कि सेव्स फ्रॉम रेनी डेज, मुसीबत के टाइम के लिए या इमरजेंसी पैसे के लिए या बाद के लिए पैसे को क्या करना, सेव करना। अब देखो, एक्यूमुलेट लेस वेल्थ, कम पैसा इकट्ठा करना, नहीं, कम की बात नहीं हो रही है। कठिन परिस्थिति में पैसा जो है आपको क्या करना है, सेव करना है। लिव्स लाइक अ माइजर, कंजूस की तरह जीवन जीना है, नहीं, कंजूस की तरह नहीं जीता है। पैसे वाला बहुत है लेकिन सेव करता है। स्पेंड्स टू मच मनी, बहुत ज्यादा खर्चा करता है, नहीं। तीनों में से कोई भी क्या नहीं है, सही नहीं जा रहा है। विच वन इज करेक्ट? सेव्स मनी फॉर लेटर। ठीक है, लेटर मतलब बाद के लिए आप क्या कर रहे हैं, पैसे को सेव कर रहे हैं। डन, ए वुड बी द आंसर। ए लगाएंगे और आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, हिज वॉइस गेट्स ऑन माई नर्व्स। गेट्स ऑन माई नर्व्स, कहते हैं ना नर्व्स में कोई प्रॉब्लम है, जो आप कहते हैं सबसे ज्यादा जो जटिल तंत्र है वो तंत्र का तंत्र है, नर्व्स वाला है, नर्वस सिस्टम। ठीक है, बायो वाले बच्चे तो 1 मिनट में समझ गए होंगे। उसको सबसे ज्यादा कैसा माना जाता है, कॉम्प्लेक्स माना जाता है, उसमें बहुत बारीकियां हैं। आप ये भी कह सकते हैं दुखती रग पर, है ना, नर्व्स क्या है, दुखती रग है। तो गेट्स ऑन माय नर्व्स का मतलब है कि कोई मेरे कैसे वाले में है, भैया मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं लेकिन फिर भी मुझे और ज्यादा क्या कर रहा है, परेशान कर रहा है, एनॉय कर रहा है। क्या कर रहा है, एनॉय कर रहा है। अब आप देखो, एनॉय से, परेशान से कौन सा वर्ड रिलेट हो रहा है? मेक्स मी इल, परेशान करना, बीमार करना है क्या, बताओ? नहीं ना। पियर्सेस माय ईयरड्रम, मेरे ईयरड्रम्स को पियर्स कर रहा है, नहीं, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। पियर्सिंग का मतलब होता है कान छिदना। ठीक है, कान जब आप क्या करते हैं, पेनिट्रेट करवाते हैं ना, पेनिट्रेट मतलब अंदर जाना, पेनिट्रेट करवाते हैं जब कान, जिससे कि आपके क्या हो जाए, ईयररिंग्स आप पहन सकें, उसको कहते हैं पियर्सिंग। ठीक है, मेक्स मी सैड, मुझे दुखी करता है, भैया दुखी नहीं कर रहा है, मुझे इरिटेट कर रहा है, परेशान कर रहा है। गेट ऑन माई नर्व्स, मेरी नर्व्स पर बैठा हुआ है। ठीक है, उसकी जो आवाज है वो मुझे कैसी कर रही है, इरिटेट कर रही है। ज्यादातर लड़कियों की आवाज इरिटेट करती है, पता है आपको? उसका रीजन क्या है? मे बी इट विल बी हैपन विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द बॉयज, लेकिन जो लड़कियों की आवाज होती है, हिंदी में कहते हैं तारकत्व और अंग्रेजी में पिच, वो ज्यादा होती है, तीखी आवाज होती है, पैनी आवाज होती है, तो इसलिए उनकी आवाज परेशान कर जाती है ज्यादा टाइम तक के लिए। अग्रीड और नॉट? चलो वापस आओ, क्वेश्चन नंबर 63। इन अ सूप, अब देखो कॉन्सेप्ट देखो, है ना,
अब मैं आपको एक अगर आपने नहीं सुनी है तो मैं आपको बताती हूँ। चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री, अगर मेरे बच्चे थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो उन्हें पता होगी। इट्स अ फेमस नोवेल एंड इट्स अ फेमस मूवी ऑल्सो, है ना, चार्ली एंड द चॉकलेट फैक्ट्री। तो उसमें क्या होता है कि एक जब चॉकलेट फैक्ट्री में बच्चे जाते हैं तो एक सूप में, एक चॉकलेट सूप में एक बच्चा गिर जाता है, ठीक है, चॉकलेट सूप है पूरा, उसमें गिर गया। इन अ सूप, जब वो सूप में गिरेगा, सोच के देखो वो किस में गिर गया, वो बाहर नहीं आ रहा। चॉकलेट कैसी है ना, सिल्की टेक्सचर की है, वो बाहर नहीं आ पा रहा है उससे। तो बताओ कैसे बाहर नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब वो किस में फंस गया है, वो किस में फंस गया है, ट्रबल में फंस गया है, ठीक है। ट्रबल आएगा, इसका मतलब परेशानी में आना। एक्सट्रीमली शॉर्ट ऑफ मनी, नहीं, पैसा बहुत कम है उसके पास, नहीं। टू एग्जिबिट कावर्डाइज, बिल्कुल नहीं। टू गेट नथिंग, उसको कुछ नहीं मिला, है ना। परेशानी क्या बता रही है, ट्रबल वुड बी द करेक्ट आंसर। तो डी को आप लगाएंगे निशान और आगे बढ़ जाएंगे। इज इट ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। The next question is select the most appropriate idiom for, ये मैंने आपको बता दिया, for a normal sentence। अगर आपको idiom लिखना पड़ेगा, ये आपके लिए अच्छा क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब now you have the idea के क्या कर सकते हैं और साथ साथ आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। The better you know someone, the less you like him। जैसे जैसे आप लोगों को अच्छी तरह से जानना शुरू कर देते हैं, उन्हें अच्छी तरह से जान जाते हैं, आपकी लाइकिंग कम हो जाती है। द रीजन वॉज दैट कि जब आप किसी को बहुत अच्छी तरह से परख लिया आपने, आपको पता लग गया, एबिलिटीज पता लग गई उसकी, ठीक है, डिसेबिलिटीज पता लग गई, उसके बाद आपको जानने के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए कुछ नहीं मिलेगा, तो कैसा हो जाएगी, लाइकिंग कम हो जाएगी। अब आप देखो वन बाय वन आप क्या करेंगे, सबके साथ देखेंगे। देखो पहले क्या कह रहा है, सेव फॉर द रेनी डेज। अभी हमने बताया था रेनी डेज कौन से हैं, बाद के दिनों के लिए, है ना, जब बरसाते हैं, जब अनाज नहीं मिल रहा है तो बाद के दिनों के लिए सेव करेंगे। हट गया। स्पिल द बीन्स, बीन्स को स्पिल कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। द एलिफेंट इन द रूम एंड फेमिलियरिटी ब्रीड, क्या हो गया है, कॉन्टेम्प्ट, ठीक है, मतलब जो आपकी फैमिलियरिटी थी वो कैसी हो गई है, अब कंटेम्प्ट हो गई है, कम हो गई है। डन। तो लास्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। द एलिफेंट इन द रूम का मतलब है अनकंफर्टेबल सिचुएशन। एक कमरा है, सोचो कितना भी बड़ा कमरा होगा, एलिफेंट उसमें आ जाएगा तो इट वुड बी अनकंफर्टेबल। तो हट गया, लास्ट वुड बी द करेक्ट आंसर। डी को निशान लगाएंगे और आगे चले जाएंगे। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है आई रियली डोंट वांट टू पोर। पोर का मतलब डालना। अगर आपके पास एक गिलास है और एक कप है, आपने कप से चाय को ग्लास में डालना है, तो क्या कहेंगे, पुट द वाटर इन द ग्लास, नहीं, पोर द वाटर इन द ग्लास, ठीक है। अब देखो पोर कोल्ड वाटर, अब कोल्ड वाटर पोर कर दिया है ऑन योर थ्योरी, उसने तुम्हारी थ्योरी पे ही कर दिया है। अब पोर कोल्ड वाटर एक फ्रेज की तरह यूज होता है, ठीक है। आपकी जो थ्योरी है, आप कोई थ्योरी लेकर आए मेरे पास और मैंने क्या किया, उस पे ठंडा पानी डाल दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो थ्योरी लिख के लेकर आए थे, नहीं, देखो, बट आई कैन नॉट बी अपील्ड टू रियल लाइफ सिचुएशन, है ना, लेकिन मैं क्या नहीं कर पाया, ये जो थी, इट कैन नॉट बी अपील इन रियल लाइफ सिचुएशन। अब देखो क्या हुआ, और कोल्ड वाटर का मतलब क्या होता है, आप मेरे पास आए और आपने मुझे आइडिया बताया, है ना, आपने मुझे आइडिया कौन सा वाला बताया कि मैम आपको पता है हम नया एक गैजेट बनाने वाले हैं जिससे हम क्या करेंगे, लोगों को हम बात करते हैं ना, फोन पे बात कर सकते हैं, हम 3D स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, इट वुड बी योर आइडिया, ठीक है। पर मैंने क्या कह दिया, मैंने कह दिया इट विल नॉट वर्क, ये काम बिल्कुल नहीं करेगा, खत्म करो इसे। तो क्या हो गया, तुम्हारी थ्योरी पे मैंने क्या कर दिया, ठंडा पानी डाल दिया। कोई जब बहुत उत्साह में है, उसकी आलोचना करके उसके उत्साह को अगर हम कम करते हैं तो उसे कहते हैं पोर कोल्ड वाटर, ठीक है। हिंदी में क्या लिखेंगे, किसी के उत्साह को कम करना, ठीक। इसमें से देखो अब कौन सी वाली बात है जो ये सही कह रहा है। फर्स्ट वन इज टू डिस्ट्रॉय समवन्स राइटिंग पीस ऑफ वर्क, नहीं, ऐसा नहीं है कि वो कुछ राइटिंग लिख के लेकर आया था और मैंने लिटरली उसके ऊपर पानी डाल दिया। जितनी भी लिटरल चीजें होंगी सबसे पहले ईडीएम में आप उसको मना कर देंगे, ठीक है। पहले वाला तो हट गया। देखो
to take revenge on someone by destroying their life's work under the pretext of the bad quality. ठीक है, आपने क्या करना है, रिवेंज लेना है, बदला लेना है कि भाई क्या आपने जो मेरी लाइफ में ये काम था ये खराब कर दिया था, अब मैं आपसे क्या लूंगा, बदला लूंगा। बदले जैसा तो कुछ नहीं था, अभी मैंने आपको बताई, पूरी स्टोरी बताई। To be critical or doubtful of a plan that someone is excited about. ठीक है, कोई उत्साह से भरा हुआ है लेकिन आपने क्या कर दिया है, उसको क्रिटिसाइज कर दिया है या उसकी एबिलिटी पे आप शक कर रहे हैं डाउटफुल तरीके से। ठीक है, तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। मिल गई हमें सेम चीज जो हमें चाहिए थी। लास्ट का आप देखेंगे तो अच्छी बात है, वरना कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आंसर हमें मिल चुका है। नेक्स्ट देखो, हार्ड नट टू क्रैक। भैया बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल काम, हिंदी वाले लिख सकते हैं बहुत मुश्किल काम। इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, बहुत मुश्किल काम। अब देखो, अ प्रॉब्लम डिफिकल्ट, प्रॉब्लम डिफिकल्ट नहीं है, डिफिकल्ट प्रॉब्लम होगा बेटा, है ना, देख लेना, इंटरचेंज कर लेना। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, एक बहुत ऐसी प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं हो रही है। वी कैन रिटेन इट। नेक्स्ट देखो, टू लीव एन इफेक्ट, कोई प्रभाव छोड़ जाना नहीं, बहुत मुश्किल काम, प्रभाव कहाँ छोड़ रहा है। अ सिचुएशन दैट कैन बी ऑल्टर्ड, एक ऐसी सिचुएशन जिसको आराम से, ऑल्टर्ड का मतलब है टैकल किया जा सकता है, उसके मतलब उसके लिए और हम क्या कर सकते हैं, हल निकाल सकते हैं। टू बिड फेयरवेल, विदाई, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट वन वुड बी द करेक्ट आंसर। अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, एक ऐसी समस्या जिसको क्या करना, सॉल्व करना कैसा है, कठिन है। समझ में आ रहा है यहां तक? क्वेश्चन नंबर 67। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर ईडियम्स में वही बात कह रहा है लिटरल मीनिंग के साथ, उसे गलत कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, दूसरी बात क्या है, इसमें वोकैब की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, सेंस बेस्ड जरूरत है, एक सेंस की और एक मेमोराइज करने की। कुछ चीजें आपको क्या करनी पड़ेंगी, मेमोराइज करनी पड़ेंगी, कुछ चीजें आपकी सेंस बेस्ड चलेंगी। अब देखो पूरी की पूरी लाइन लिखी हुई है, इससे से सॉल्व करना मुझे लगता है आसान हो जाता है। देखो कैसे, नहीं आता तो देखो मेरे साथ पढ़ो। रिया ऑलवेज कंसीडर सिंसियरिटी, ठीक है, रिया जो है वो कंसीडर करती है सिंसियरिटी को। ठीक है, ठीक है, डिवोशन, सिंसियरिटी भी करती है भैया, वो कंसीडर डिवोशन करती है और डेडिकेशन को भी करती है। ठीक है, गंभीरता भी करती है ना, और वो डिवोशन भी है पूरी तरह से, मतलब त्याग भी कर रही है, और साथ साथ में क्या कर रही है, डेडिकेट भी है, समर्पित भी है। एज द हाइएस्ट प्रायोरिटी ऑफ अ गुड एम्प्लॉय, एक गुड एम्प्लॉय की तरह उसकी ये क्या है, हाईएस्ट प्रायोरिटी है। हाईएस्ट प्रायोरिटी को आपको इन किसी वर्ड से क्या करना है, रिप्लेस करना है। जब भी हम किसी चीज को ऊपर रखते हैं, मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी रखते हैं, सबसे पहले आपको ये वाली चीज चाहिए। मैं आपको बताती हूँ, आपने भी रखा होगा कि अगर मैंने ये जॉब नहीं मिली तो दूसरा ये करना है, अगर ये नहीं मिली तो शायद मैं ये करने लगूं। लेकिन आपकी फर्स्ट जो प्रायोरिटी होगी, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होगी, वो क्या होगी, जो आपने सोच रखी होगी। ठीक है, तो जो काम हम सबसे ज्यादा करना पसंद करते हैं, जिन कामों के लिए हम औरों की अपेक्षा ज्यादा समय देते हैं, वो हमारी प्रायोरिटी सेट करते हैं। देखो, फेयर एंड स्क्वायर, बिल्कुल साफ सुथरी डील, ऐसा तो नहीं है, हाईएस्ट प्रायोरिटी में डील कहां से आ गई। एवर एंड अनॉन, एवर एंड एनेवर होगा, बिल्कुल नहीं, ये तो फ्री एंड इजी, बहुत ही आसानी से नहीं, हाईएस्ट प्रायोरिटीज बहुत आसानी से कैसे होंगी, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। अगर किसी को राइटिंग का शौक है तो ये बता दूं, ये कनेक्टर भी है। जब आप बॉडी पैराग्राफ लिखते हैं, इंट्रोडक्शन के बाद जब आपको बॉडी पैराग्राफ लिखना होता है, तो आपका पहला सेंटेंस, जब आप उसमें चाहे कॉज बता रहे हो, इफेक्ट बता रहे हो, कुछ भी बता रहे हो, पहला सेंटेंस जब आप शुरू करेंगे, टू कमेंस विद, टू एम्बार्क अपॉन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, इनसे शुरू करते हैं। प्रायोरिटी आपने इसको दे दी। ठीक है, किसी काम को वरीयता देना, लिख लो हिंदी वाले, किसी काम को वरीयता देना। ठीक है, चल डन, गो विद द नेक्स्ट। देखो क्या कह रहा है, अब ट्रेड की बात आ गई,
काम धंधा करना है उसे। ट्रेडिंग ऑन थिन आइस, पतली सी बर्फ पे आपको क्या करनी है, ट्रेडिंग करनी है, ठीक है, पतली सी। इट्स नॉट दैट ट्रेडिंग, है ना, इट्स ट्रेडिंग मतलब वो जो स्किपिंग वाली होती है ना, वो स्किपिंग, है ना, जब आप दो हाथों में आपके जो स्टिक्स होती हैं उसे स्किपिंग कहते हैं, है ना। और अगर आपके हाथ में कोई छड़ी नहीं है, केवल आपको नीचे वो पोल्ड लगा होता है ना, उसे पोल्ड कहते हैं, जो रखते हैं, जो आइस लैंडिंग करते हैं उसे पोल्ड कहते हैं, उसे ट्रेडिंग कहते हैं। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है पतली सी स्लाइड पर, पतली सी जो बर्फ की स्लाइड है उसी पे स्लाइड कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, इट कुड बी अ डेंजरस सिचुएशन, है ना। तो कैसा हो जाएगा, रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी, रिस्क लेने वाली बात हो जाएगी। भाई बर्फ की पतली लेयर है, अगर वो टूट गई तो आप अंदर, है ना, इट वुड बी डेंजरस फॉर यू। अब देखो डेंजरस कौन सा वाला इनमें से कह रहा है, प्लेइंग विद अ शार्प आइसल, नहीं। लास्ट वाला देखो, मेकिंग अ थिन आइस, सबसे पहले इसे हटाओ, आइस की तो लिटरल मीनिंग आ गए, सबसे पहले एलिमिनेट। दूसरा कह रहा है स्केटिंग ऑन द आइस, फॉलिंग ऑन अ हिल स्टॉर्म, ये तो हटाओ इसे, क्योंकि आइस आइस की बात कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, टू बी अ डेंजरस रिस्की पोजीशन, क्या हो जाना, एक डेंजरस पोजीशन में आ जाना या एक रिस्की पोजीशन में आ जाना। इट वुड बी ओके और नॉट। चलो बी को निशान लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6-9 देखो क्या कह रहा है, गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, ठीक है। ये क्या है मैं आपको बताती हूँ। इट वॉज अ स्टोरी कि एक बेड है, वो लगा हुआ है, उसके एक तरफ तो क्या है, पहाड़ी है जिसपे आप जाकर, जिसपे वे बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, और दूसरी तरफ उसमें वैली है, दूसरी तरफ क्या है, वैली है। अब वो क्या हुआ, वो उठा, बंदा उठा और वो इस साइड उतरने की बजाय इस साइड उतर गया। तो सबसे पहले उस घाटी में गिर गया, वहां पे गलत तरीके से वो हो गया। अब उसको चलने के लिए 10 किलोमीटर आना पड़ेगा, बीच में उसे भूख भी लग रही है, ये सब प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है। पूरा दिन लगा उसे वापस अपने बेड तक आने के लिए, समझ रहे हो। तो आपने क्या देखा कि उसका जो दिन था वो पूर्ण रूप से खराब हो गया। तो जब किसी का दिन पूरी तरह से खराब हो जाता है, बहुत बुरी तरीके से, सुबह से लेकर रात तक बैड न्यूज मिल रही है, बॉस ने डांट दिया, है ना, कोई पीपीटी बनाई वो डिलीट हो गई, ऐसा कुछ अगर आपके साथ हो रहा है या किसी के भी साथ हो रहा है, तो कहेंगे शी मस्ट बी और ही मस्ट बी गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, ठीक है। तो देखो कौन सा कह रहा है इसमें से, लास्ट से शुरू करें। गो टू बेड और गो टू स्लीप, सबसे पहले इसे हटाओ, बेड स्लीप क्या है ये, हटाओ इसे। समवन हु इज हैविंग अ गुड डे, ना ना गुड डे की तो बात हुई नहीं है, खराब था भैया दिन, हटाओ। डिस्ट्रॉय और र्यून अ प्लान, कोई आपने योजना बनाई और वो योजना कैसी हो गई, विफल हो गई, ऐसा भी नहीं है। तो फर्स्ट वन बचा, someone who is having a horrible day, कोई जिसका जो दिन था बहुत ही ज्यादा कैसा था, खतरनाक भी हो सकता है और दया में भी हो सकता है और स्ट्रगल से भरा हुआ भी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, हॉरिबल डे, ठीक है। ए को निशान लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे, डन है ना। नेक्स्ट देखो, आइडेंटिफाई द ऑप्शन दैट कैन बी। अब आइडेंटिफाई करना इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहां से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये है बेटा, है ना, यहां से पढ़ो। माय कजन सिस्टर नीतू, अब ये क्या है, कजन सिस्टर, आपको पता ही है कजन के साथ सिस्टर नहीं लगाते हैं, लेकिन इस केस में उन्होंने क्या किया, आपको समझाने के लिए नीतू इज अ फीमेल, ये बताने के लिए इस तरह यूज कर लिया है। माय कजन सिस्टर नीतू हैड एन एरियल व्यू, एरियल व्यू का मतलब है ऊपर से देखना, ठीक है। एरियल डांस सुना है कभी आपने, वो तारों तारों पे डांस होता है, ऊपर ऊपर, है ना। तो एरियल व्यू ऑफ द ट्रेड फेयर फ्रॉम द टॉप ऑफ द जाइंट व्हील, जाइंट व्हील, एक जाइंट बहुत बड़ा कोई व्हील है, उसके ऊपर खड़े होके एक क्या देख रही है, एक एरियल व्यू देखा जा रहा है ना। तो एरियल व्यू ज्यादातर दूर से देखते हैं, और दूर से कौन देखता है, पक्षी, ऊपर हवा में उड़ते हुए। तो बस आपको वही करना है, इसमें से ढूंढना है जो बर्ड है उसकी आंखों का जो व्यू है वो देखना है आपको। तो बर्ड ब्रेन की बात हो रही थी, नहीं। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर, बर्ड्स जिनके फेदर सेम है उसकी बात हो रही थी, नहीं। फेदर तो पता है ना, फर
फर्स्ट वन देखो, अ बर्ड इन द ग्लाइडेड केज, नहीं कोई बात नहीं है इसमें तो कि वो अंदर पिंजरे में है। बर्ड्स आई व्यू, ठीक है, कैसी? बर्ड्स आई व्यू, दूर की निगाह। इसके लिए एक क्या है, एक प्रॉपर वर्ड है विच इज व्हाट, विच इज एरियल व्यू, ठीक है, दूर की निगाह से देखना या दूर से देखना। इज इट ओके? तो बी को निशान लगाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे। 71 क्या कह रहा है? ऑन क्लाउड 9, बहुत ही खुशनुमा। क्लाउड 9 से तो देखो बोलते हैं क्लाउड 9, हिंदी में क्या होता है पता है? 7वें आसमान पर, ठीक है, इंग्लिश में क्लाउड 9 और हिंदी में 7वें आसमान पर। अगर आप 7वें आसमान पर हैं तो आप कैसे हैं? आजकल पांव जमीन पे नहीं पड़ते मेरे, वो वाला सेंस है। कैसे हैं आप? खुश हैं। इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी दिक्कत होगी आपको। टू बी एक्सट्रीमली हैप्पी, है ना, शी और ही मस्ट बी वेरी हैप्पी बिकॉज ही और शी इज ऑन क्लाउड 9, ठीक है। बी को निशान लगाएंगे और आगे चले जाएंगे। आगे बढ़ो। The question is on your screen. Julia has the habit of comparing apple to orange. जूलिया की एक आदत है, वो क्या करती है? वो सेब के साथ संतरे को क्या करती? कंपेयर करती है। ये सेब संतरे के कंपैरिजन में गोल नहीं है, ये सेब संतरे के कंपैरिजन में खट्टा नहीं है, ये सेब संतरे के कंपैरिजन में ऑरेंज कलर का नहीं है, ठीक है। आप ये इज इट अ फेयर कंपैरिजन? नहीं ना। अगर आपको कंपैरिजन करना है, हमारा तो ग्रामर का भी रूल है ना, कंपैरिजन दो एक जैसी चीजों का होता है। तो यहां तो वैसे भी एप्पल के साथ ऑरेंज कैसे कंपेयर होगा? इसका मतलब है अनफेयर कंपैरिजन। अनफेयर कंपैरिजन करना है किसी से। अब देखो कौन सा वाला जो लाइन है, कौन सा वाला ऑप्शन है जो इस लाइन के साथ जा रहा है? कंपेयरिंग टू थिंग दैट कैन नॉट बी कंपेयर्ड, पहला वाला ही लग रहा है। बाकी एक बार पढ़ के देख लेते हैं। ब्लेमिंग अदर फॉर हर मिस्टेक, दूसरों को ब्लेम करना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चूजिंग थिंग आफ्टर केयरफुल स्क्रूनिटी, बहुत ज्यादा सोच समझकर चीजें पसंद करना, नहीं ऐसी भी बात नहीं हो रही थी। परचेजिंग डिफरेंट फ्रूट और डिफरेंट पर्पस, ये जो है ये तो सबसे पहले हटेगा। अगर यहाँ एप्पल और ऑरेंज की बात आ रही है और साथ में उसने लिख दिया परचेजिंग डिफरेंट फ्रूट, ये लिटरल मीनिंग तो कभी नहीं जाता। फर्स्ट वन वुड बी द करेक्ट आंसर कि दो ऐसी चीजों की तुलना करना जिनकी तुलना करना क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है या फिर बनता भी नहीं है, ठीक है। हाँ नहीं जी ठीक है कहते रहे। नेक्स्ट देखो, डाई अ डॉग्स डेथ, ये तो सबको पता है ना, वी आर इंडियन, सबको पता है, कुत्ते की मौत मरोगे, ये तो सुना है ना फिल्मों में। इसका मतलब क्या है? एक ऐसी मौत जो कैसी है? शर्मनाक भी है, अपमानजनक भी है और दयनीय भी है, ठीक है। एक बहुत मतलब आप कह सकते हैं सब कुछ है इसमें, बहुत रिस्की तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुत्ते की मौत कैसी है? बहुत दयनीय है, बहुत ज़्यादा बहुत खराब, मतलब उसकी लास्ट में जो पोजीशन है काफ़ी खराब हो चुकी है। इनमें देखो, अब देखो एक चीज दे रखी है डाई अ डॉग्स डेथ, लेकिन आपने देखा 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्ड्स, है ना, आपको पूरे पढ़ने पड़ेंगे। तो देखो पहला वाला क्या कह रहा है? ओल्ड बिजनेसमैन डाई इन पीस आफ्टर मीटिंग हिज होल फैमिली ऑन हिज डेड बेड। भैया वो तो आराम से मर गया, एक बहुत बूढ़ा बिजनेसमैन था, अपने पूरे परिवार से मिलने के बाद कैसे मर गया? आराम से मर गया। तो कुत्ते की मौत हुई है उसकी? नहीं ना। तो सबसे पहले हटाओ इसे। Yesterday, a poor vegetable seller died in an unfortunate accident. एक unfortunate accident जो था उसमें मर गया। अब कोई एक्सीडेंट से मर जाता है तो बड़ी कुत्ते वाली मौत होती है उसकी? नहीं ना, अनप्रेडिक्टेबल मौत है ये तो, ठीक है। शर्मनाक क्या है इसमें? शर्मनाक तो कुछ नहीं है, ये क्या होगी? मिस हैपनिंग कहते हैं इसे, जब उम्मीद नहीं हो फिर भी चीजें कैसी हो जाएं? खराब हो जाएं। तो सेकंड भी नहीं होगा। थर्ड देखो क्या कह रहा है? The doctor who used illegal method to conduct experiment, जो डॉक्टर था यूज कर रहा था इलीगल एक्सपेरिमेंट्स को, ठीक है, मेथड को यूज कर रहा था भैया ऑन ह्यूमंस, लोगों के ऊपर, मस्ट डाई अ शेमफुल डेथ, जो इंसानों के ऊपर एक ऑफुल एक्सपेरिमेंट, एक इलीगल एक्सपेरिमेंट को कर रहा है, ऐसे डॉक्टर की तो शर्मनाक मौत होनी चाहिए। मतलब कैसी मौत? कुत्ते की मौत होनी चाहिए, ठीक है। पता लगा? तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। सी को लगाएंगे और आप आगे चले जाएंगे।
डन। चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, आई डोंट बाय इट, मैं नहीं खरीद रहा इसे। आपको इसे आगे क्या करना है, इसे आगे सेट भी करना कह सकते हैं, इसके आगे ये लगेगा या नहीं ये भी कह सकते हैं। आई डोंट बाय इट, मैं बताती हूँ कैसे बताते हैं। इसका ये लिटरल मीनिंग में नहीं जाएगा कि मैं जो कुछ खरीदना ही है आपसे, है ना। आपने जैसे मुझे क्या हो गया, आप मुझे बताने आए हैं कि मैम हमारा एक प्लान है, हम एक ऐसे ऐसे नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, है ना, चेन बिजनेस शुरू कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, और आपने बहुत सारी क्या कर दी, मेरे से बात कर दी। अब ऐसा नहीं है आप मुझे वो बेच ही रहे हैं, बेचने वाली चीज नहीं है। हो सकता है आप मुझे सर्विस प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो, पर मैंने आपके साथ कहने से ये वर्ड खत्म कर दिया, सॉरी आई डोंट वांट टू बाय इट। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है आपकी जो पिच थी वो मुझे क्या नहीं कर पाई, कन्विंस नहीं कर पाई। ठीक है, आई डोंट वांट टू बाय इट या आई डोंट बाय इट का मतलब होता है योर पिच इज नॉट हाईएस्ट दैट आई वांट एंड आई एम नॉट कन्विंस्ड। अब देखो ये बाकियों का क्या हो रहा है, देखो आई डोंट बाय इट, सबसे पहले ये हटाओ, आई डू नॉट लाइक टू बाय, ये हटाओ, लिटरल हो गया तो बिल्कुल। गुड, एक ओनली गुड डिसीजंस कैन बी अग्रीड ऑन, है ना। ये क्या है, ये है इसका इफेक्ट, ये इसका ये रिजल्ट वाला है, तो ये तो नहीं आएगा। परचेजिंग शुड बी कंट्रोल, अब ये भी लिटरल मीनिंग आ गया, बाय परचेज, हटाओ इसे, सी वुड बी द करेक्ट आंसर, और लिखा भी हुआ है आई एम नॉट कन्विंस्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, पुल योरसेल्फ टुगेदर, अपने आप को साथ में रखो। इसका क्या मतलब है, साथ में रखने का मतलब होता है संयम रखना, खुद पर क्या रखना, कंट्रोल रखना, शांत रहना, बी अ पीसफुल लाइफ। ठीक है, पुल योरसेल्फ टुगेदर, जब आप कोई कैजुअलिटी हो जाती है, लोग अक्सर क्या हो जाते हैं, अपने आप को ड्रेन महसूस करते हैं, तब उनसे कहा जा सकता है कि पुल योरसेल्फ टुगेदर, मतलब तसल्ली रखें, शांत रहें। ठीक है, देखो फाइट वॉलेंटली, भैया बहुत ज्यादा बुरी तरीके से लड़े नहीं ना, वर्क ओवर टाइम नहीं, हेल्प द नीडी, क्या आएगा, शांत रहें, काम डाउन। डन, बी वुड बी द करेक्ट आंसर, ये तो इजी था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, हैंड एंड ग्लव्स। अब देखो हाथ हैं और ग्लव्स हैं, एक दूसरे के पास हैं या दूर हैं, भाई एक जैसे हैं, वो ग्लव्स की शेप भी बिल्कुल हाथ जैसी होती है, तो कैसे हो जाते हैं, वो साथ साथ हो जाते हैं। हैंड एंड ग्लव्स मतलब साथ साथ हैं, एक ही साथ हैं, इंटीमेट वुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनिमी नहीं होंगे, डिस्करेज नहीं होंगे, ऑब्सेसिव भी नहीं होंगे। डन, नेक्स्ट देखो, he brought his servant a book। ठीक है, his servant to book for breaking the beautiful showpiece। अब एक शोपीस था, उसको क्या कर दिया, उसके नौकर ने तोड़ दिया है, तो उसने क्या किया, उसके लिए क्या ले ली, बुक खरीद दी है। ऐसा लिटरल मीनिंग तो ये है ना, लेकिन ब्रॉट अ बुक का मतलब होता है किसी को सबक सिखाना, किसी को डांटना। ठीक है, अब देखो डांटने वाला सेंस कौन सा है, सेंड हिज सर्वेंट अवे, अपने सर्वेंट को भगा दिया उसने, नहीं ऐसा तो नहीं था। रिवॉर्डेड हिज सर्वेंट, नहीं, रिवॉर्ड तो देखो जनरल सेंस में नहीं आएगा, उसने ब्रेक कर दिया है ब्यूटीफुल शॉपिंग, रिवॉर्ड तो कोई मतलब ही नहीं है। रिलीव्ड हिज सर्वेंट, रिलीव कर दिया है उसने, नहीं। रिलीव आपको पता है एक दो तीन केसेस में भी यूज होता है, रिलीज करना, रिलीव करना, इनका मतलब छोड़ देना भी होता है, इनका मतलब होता है कि आप किसी चीज से बहुत हट गए हैं, या इसका मतलब डेड भी होता है। ठीक है, स्कोल्डेड हिज सर्वेंट। ठीक है, तो ए जो होगा वो सही आंसर होगा। स्कोल्ड के बहुत सारे मीनिंग है, आपको पता ही है ना, रिप्रेजेंट एंड चाइल्ड है, बहुत सारे हैं, हमने बहुत सारे पहले ही कर रखे हैं। Easier said than done, अब ये तो सबको पता ही है, कथनी और करनी में बहुत अंतर है, कहना काफी आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अच्छा तुम 2 साल से एसएससी की तैयारी कर रहे हो, एक काम करो यूपीएससी शुरू कर दो। ठीक है, तो कहना काफी आसान है, लेकिन करना, आप किसी एक लूप में चल रहे हैं, एक ट्रैक पे चल रहे हैं, उसके बाद चेंज करना इट क्वाइट
डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल बट इट्स डिफिकल्ट। अब देखो इजियर सेड देन डन कौन सा मैच कर रहा है, नॉट एज इजी एट इट अपियर्स टू, पहले वाला ही कर रहा है पर बाकी देख लेते हैं। नॉट एज मॉडरेट, मॉडरेट और इजी दोनों ही केस कैसे हैं, कैसे हैं, थोड़े से डिफिकल्ट से नीचे हैं, लेकिन इजी वुड बी द गुड और वुड बी द अप्रोप्रिएट, ठीक है। नॉट एज रिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड का तो कोई मतलब ही नहीं है। नॉट एज डिफिकल्ट एट, भाई डिफिकल्ट तो है, मैम ने पहले ही कह दिया है कि कहना आसान है लेकिन करना नहीं, तो पहले वाला सही हो जाएगा, नॉट एज इजी एज इट अपियर्स, जितना लग रहा है उतना भी आसान नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, टू शो अ क्लीन पेयर ऑफ हील्स, किसी ने क्या किया हुआ है, कोई जा रहा है और आप देख रहे हैं अरे ये कहाँ जा रहा है, और आपने एकदम से हील्स की तरफ देखा और आपको चलता हुआ मिला, ये सेंस डेवलप कर सकते हैं, किसी ने हील पहनी हुई है, मतलब कोई क्या कर रहा है, भाग रहा है, ठीक है। अगर आप आगे की तरफ उसके पैर होंगे तो आपको प्रॉपर सैंडल शूज दिखाई देंगे, लेकिन अगर वो पीछे टर्न हो जाएगा तो आपको उसकी हील्स दिखाई देंगी, ठीक है। तो अगर आपको हील्स दिखाई दे रही हैं इसका मतलब है कि वो क्या कर रहा है, भाग रहा है। अब देखो टू क्लीन शूज, नहीं नहीं, टू क्लीन शूज अगेन, शो क्लीन फीट नहीं, टू रन फास्ट, ये तो एलिमिनेशन से भी हो जाएगा, सब में क्लीन और शूज आ गया है, लिटरल मीनिंग की वैसे भी मना करी हुई है। टू रन फास्ट, डी को निशान लगाएंगे और आगे चले जाएंगे। आगे देखो क्या कह रहा है, हाँ ये लास्ट है, इसे आप बताइए, व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस, इज इट डन और नॉट, क्या आएगा आंसर में, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, डज नॉट रिमेन वैलिड ओके इन द प्रेजेंट टाइम ऑफ करप्शन एंड ग्रीड, जो लालच और भ्रष्टाचार का ये जो जमाना है ना, उसमें जो ईमानदारी है वो सबसे ऊपर है, ऐसा कहना बनता ही नहीं है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी इज नॉट अ करेक्ट सेइंग, अब बिल्कुल भी बची ही नहीं है। सब में से मुझे बताइए कि आंसर कौन सा सही होगा, ठीक है, विच वन इज द करेक्ट आंसर, रिमेन वैलिड, इस वाले को बताइए रिप्लेस करके, यहां इसको मार्क कर लेना है ना, रिमेन वैलिड। गो थ्रू थिक एंड थिंग, ऊपर नीचे मतलब सुख दुख में जाना नहीं, सुख दुख की बात नहीं हो रही है। पुट अप, वापस करना किसी चीज को, खड़ा होना है ना, या उतारना, पुट अप, ठीक है। कीप पेस विथ, किसी के साथ पेस मतलब किसी के साथ स्पीड मैच करना नहीं। होल्ड गुड, ठीक है, होल्ड गुड वुड बी द करेक्ट आंसर। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड आवर 80 क्वेश्चंस टुडे, हमने 80 क्वेश्चन तक का सफर तय कर लिया है। उम्मीद है कि आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, नॉट इन दिस वीडियो, एट एवरी कॉन्टेक्स्ट, कि अगर आपको किसी में भी प्रॉब्लम है, आपको अगर स्पोकन में है, ग्रामर में है, या प्रैक्टिस सेट्स में प्रॉब्लम है, यू कैन डेफिनेटली ड्रॉप कमेंट्स, ठीक है। तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ उसी को कहूंगी आपसे, और आई होप यू विल डेफिनेटली फॉलो दिस। कीप लर्निंग।